अस्सलाम वालेकुम। लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद के साथ रिजवान रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम खसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि हमने ये प्रोग्राम खसूसी तौर पे अपनी कम्युनिटी के उस पुरजोर इसरार पे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें उन्होंने बताया कि हमें वसीयत या विल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। जी हाँ, विल का बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुक है हमारे साथ वसीयत लिखने में, और इसका ज़्यादा ताल्लुक इस वजह से हमारे साथ है जो हम तारकीन वतन अपने मुल्क से दूर आके बैठे हुए हैं। अमूमी तौर पे हमारा विल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी मालदार या किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको विल की ज़रूरत है। हालांकि इन नॉर्थ अमेरिका आपका अपना जो अपनी कारोबार, अपने मुलाजमत या इवन अपनी फैमिली के साथ जो भी मामलात हैं, अगर उसको विल में कन्वर्ट ना किया जाए तो उसको अनकंटेस्टेड विल में चला जाता है, तो इट कुड कॉज अ हार्म। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो अमूमी तौर पे हम समझते हैं, हमें मालूम है, और आई एम श्योर आपने यूट्यूब वीडियो या गूगल किया होगा और आपको बहुत सारे सवालों के जवाबात मिल गए होंगे। लेकिन आज हम एक माहिर कानूनदान के पास जा रहे हैं, उनसे कुछ ऐसे सवाल और उन सवालों के डीप मीनिंग जानना चाहेंगे जो आपने हमारे सामने रखे हुए हैं। और आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं नासिर इकबाल, सोलिसिटर और बैरिस्टर हैं यहाँ पे मिलर्स लॉ फर्म लंदन में। इनसे हम पूछेंगे और इनसे पूछेंगे विल की अहमियत, विल को कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और क्यों इसका होना ज़रूरी है, और फिर उसके साथ जो एडजेसेंट सवालात हैं कि विल होने से क्या फ़ायदे हैं और कैसे उनमें उनके अचीव किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं नासिर इकबाल, बैरिस्टर एंड सोलिसिटर फ्रॉम मिलर्स लॉ फर्म। वेलकम टू द शो नासिर, अस्सलाम वालेकुम। Thank you for having me with you in the show. मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले करवा दूं। जी जी। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम नासिर इकबाल है और मैं कनाडा में आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट आई एम प्रीटी न्यू, क्योंकि मैं 2015 में कनाडा में आया और अच्छा। बेसिक मेरा यही था, जाहिर है जैसे हर एक रेजिडेंट आता है, परमानेंट रेजिडेंट, लेकिन मैं अपना फोकस जो था वो एजुकेशन पे ही रखा। हर एक की कोशिश होती है अच्छे से अच्छे फ्यूचर के लिए, तो अपने प्रोफेशन में जाहिर है एंटर होना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने मदद की और दोस्तों घर वालों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इस एडवेंचर में विद इन 3 years आई कंप्लीटेड माय स्टडीज एंड बार एग्जाम। अच्छा। और आई गॉट टू द बार इन 2019। अच्छा। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जून में मैं कॉल टू द बार सबमिनी थी और तब से मैं आई एम इन प्रैक्टिस। और मेरा मेन फोकस जो है वो फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड इमिग्रेशन, एंड टू सम एक्सटेंट द स्टेट लॉ व्हिच इंक्लूड्स द ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट। अच्छा, फैमिली, क्रिमिनल और इमिग्रेशन लॉ, इज दैट राइट? आई हर्ड। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और आप लंदन में बेस्ड हैं? जी लंदन बेस्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो जनाब, ये हमारे फ्रेशली माइंड, फ्रेशली एजुकेटेड और फुली इम्पावर्ड नासिर इकबाल साहब हैं, और आज हम इनसे सवालात करते हैं विल के बारे में, और विल के बड़े सवालात हैं। सबसे पहले तो हम एक शॉर्ट सा बताएं कि विल क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो वसीयत छोड़ के जा रहे हैं हम, क्योंकि वसीयत के बारे में ये सुना है कि वो लोग वसीयत छोड़ते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा, माल और दौलत है, और जनाब उनकी रेल फेल है तो उन्हीं को वसीयत की जरूरत होती है, आम बंदे को नहीं होती। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? रिजवान भाई, ये कॉन्सेप्ट कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें मैं मजीद ऐड करूं कि ये सिर्फ आपकी एसेट्स या प्रॉपर्टी से डील नहीं करता। ये विल जो है, विल होती क्या है? विल आपकी ख्वाहिश है कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज, एसेट्स के किस तरह डील किया जाए आफ्टर योर डेथ। और इसमें सिर्फ एसेट या प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, दे आर माइनर, और आप चाहते हैं कि अगर आपकी
खुदा ना खास्ता आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप या आपकी बीवी, तो उनके कौन गार्डियन होगा, कौन उनसे के साथ डील करेगा, और उनके लाइफ के जो डिसीजन है माइनर्स के, वो कौन करेगा। तो ये सारी चीजें आप जो है इस विल के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। तो बेसिकली दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एसेट्स भी। अब जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों के एसेट्स नहीं होते या लिमिटेड होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसेट्स के साथ ही आप इसमें डील करें। विल में आपने अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में भी सोचना है कि अगर वो एडल्ट नहीं है तो कौन उनके देखभाल करेगा आपकी डेथ के बाद। तो ये इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एसेट्स के साथ नहीं है, ये आपके बच्चों की देखभाल के बारे में भी डील करती है। और ये आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा हुआ है एक फैमिली, इमिग्रेंट फैमिली के बड़ी ही एक खतरनाक हादसे में दोनों मदर और फादर की डेथ होगी, और कनेडियन लॉ के मुताबिक उन बच्चों को फॉस्टर केयर में दे दिया गया, और क्योंकि उनके पास विल नहीं थी, हु विल बी द गार्डियन और द केयर टेकर ऑफ इट। तो ये आपने बड़ा उसके बताया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, बताते हैं, पूछते हैं आपसे कि एक वैलिड विल होने को, जो गवर्नमेंट से वैलिड विल कहलाई जाती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे उसको अचीव किया जा सकता है? हमारे ओंटारियो के अंदर जो लॉ डील करता है उसको कहते हैं सक्सेशन लॉ रिफॉर्म्स ठीक। एक्ट। उसके तहत एक विल को, एक वैलिड विल को, उसकी चंद कंडीशन है दैट इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड मस्ट बी साइन, और जो वो सिग्नेचर है दैट मस्ट बी बिफोर टू विटनेसेस। वो विटनेसेस के आप सामने करेंगे, ये नहीं है कि आप खुद साइन कर दें और बाद में विटनेस साइन करें, नहीं, वो विटनेस आप उस मौजूद हो जब आप विल साइन कर रहे हैं। ठीक। और उसके बाद आप एडल्ट होना जरूरी है उसके लिए। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि क्या वो एक्सेप्शन है, लेकिन जो लॉ कहता है कि वो एडल्ट होना जरूरी है। ठीक। और उसके बाद कैपेसिटी इश्यू जो है, कुछ लोग जैसे जिनकी एज फैक्टर्स होते हैं ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, या फिर आपने ये उसमें देखना है कि आया वो कैपेबल था विल को उस अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कन्वे करने को। इफ अगर वो लॉयर ड्राफ्ट कर रहा है तो जाहिर है लॉयर को वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो ये चंद कह लें कि उसकी कंडीशंस हैं सक्सेशन लॉ। या मैं एक चीज क्लियर करता चलूं कि जो वीडियो टेप्ड विल है दैट इज नॉट वैलिड। अच्छा। आपको ये समझे कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो रिकॉर्डिंग कर दी, उस रिकॉर्डिंग को कर दिया, दैट इज नॉट अ वैलिड विल अंडर द लॉ। हम्म। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है होलोग्राफ, अगर आपने कभी सुना हो जी जी। होलोग्राफ। जी जी। होलोग्राफ विल लॉ की नजर में वैलिड जरूर है। होलोग्राफ होती क्या है? होलोग्राफ विल ये है कि जिसमें आपने अपने हाथ से लिखा सादा कागज लिया और उस पे आपने अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं और साइन कर दिया। जरूरी नहीं है कि आप कोई विटनेस के सामने आप साइन करते हैं और उसकी डेट डाल देते हैं। वो एक वैलिड विल जरूर है, लेकिन उसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा पेचीदगियां भी पैदा होती हैं आपकी डेथ के बाद, क्योंकि वो उसकी जो सैंक्टिटी है और उसकी वैलिडिटी है वो क्वेश्चन हो जाती है। चैलेंज किया जा सकता है उसको। चैलेंज उसको बिल्कुल किया जा सकता है। जो एक आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है थ्रू अ लॉयर, हम्म। जिसमें आपने सारी कंडीशंस पूरी की हैं, और उसकी एक कॉपी भी, जैसे हमारे पास लोग आते हैं तो उसकी हम एक कॉपी अपने पास रिटेन करते हैं अपनी फाइल के अंदर। ठीक। इन केस ऑफ डेथ ऑफ आवर क्लाइंट वो कॉपी जो है वो हमारे से रिट्रीव की जा सकती है, ठीक। और हम जाहिर है उस बिल में हमने पार्टिसिपेट किया होता है उसकी एग्जीक्यूशन में, तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट कोड उसको कंसिडर करती है। सही। अच्छा, अब इसमें जो ये आई थिंक ये मैंने बहुत दफा ये पहले भी सुना हुआ कि आपकी वैलिडिटी वो उस वक्त होती है कि जब आप वो एक अथॉरिटी से, एक रजिस्टर्ड इदारे से लेते हैं, क्योंकि एक विल जो किसी के पास से निकली वो, और यू नो थोड़ी सी उसको चेंजेस भी किया जा सकता है, लेकिन जो आपके पास होगी वो वही होगी जिसमें आपने उसमें शमूलियत की है। अच्छा, इस डेफिनेटली, इसलिए इसीलिए लॉयर की रिक्वायरमेंट इसमें, हालांकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी मैं समझता हूँ कि कॉस्ट भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो ठीक। ठीक। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा अपनी कम्युनिटी के लोगों को कि इट्स बेटर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे बनवाएं लेकिन आप जहां से भी, जिस लॉयर से भी करवाएं, इस ये बेहतर है
कि आप किसी लॉयर से ड्राफ्ट कराएं ताकि वो उसके जो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सके। तो लिविंग विल एक टर्मिनोलॉजी यूज की जा सकती है, वो लिविंग विल के बारे में बताएं, क्योंकि लिविंग विल के बारे में मुझे जैसे वो सवाल है कि जो जीते जी जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक होगा, लेकिन in your world, in the world of law, what is living will? अच्छा, लिविंग विल जो है रिजवान भाई वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, क्योंकि जो एक रेगुलर विल है उसके अंदर तो आप एसेट्स और गार्डियनशिप, बच्चों की अगर बच्चे माइनर हैं तो उसके बारे में डील करें। जो लिविंग विल है उसमें स्पेसिफिकली आप अपने सेहत के बारे में, आपकी विशेस क्या है, आप अगर बीमार हो जाते हैं और खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे आपकी ट्रीटमेंट हो, आपकी क्या ख्वाहिशात है। क्योंकि जो विल है उसकी, जो एक रेगुलर विल है उसकी एग्जीक्यूशन आपकी डेथ के बाद होनी है। ये जो लिविंग विल है इसीलिए इसको लिविंग बोला जाता है कि ये आपकी जिंदगी के अंदर इसकी जो है वो एग्जीक्यूशन होगी, तो आप उसमें अपनी ख्वाहिशात देते हैं। ये कुछ दफा ये कंफ्यूज भी किया जाता है विद द पावर ऑफ अटर्नी ऑफ पर्सनल केयर। दो तरह के पावर ऑफ अटर्नी होते हैं, एक पर्सनल केयर और एक आपकी प्रॉपर्टी का। नॉर्मली जब भी हम विल करते हैं तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि उसके साथ वो पावर ऑफ अटर्नी भी दें, कि इन केस अगर वो उनकी कैपेसिटी के इशू हो जाते हैं ड्यू टू इलनेस, एक्सीडेंट, या वो कॉमा में चले जाते हैं, तो हु विल बी टेकिंग डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। तो लोग, मेरे कहने का मकसद यहाँ पे ये है, ये डिफरेंस क्रिएट करने का कि विल और जो पावर ऑफ अटर्नी है फॉर योर पर्सन केयर उसमें फर्क है। हाँ, जो लिविंग विल है, क्योंकि जो पावर ऑफ अटर्नी है पर्सन केयर में, उसमें तो आप किसी को इख्तियार दे रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेगा व्हेन यू आर इल। लेकिन जो लिविंग विल है उसमें आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी कि जो आपके, जिसको आपने अटर्नी दिया है, आपका अटर्नी आपके बिहाफ पे क्या डिसीजन लेगा। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है। और नाज़रीन, अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, स्पेशली जब आप इमिग्रेंट हैं, जो अब आप एक दूसरे मुल्क में रह रहे हैं और शायद आपका पूरा वो फैमिली या सर्कल नहीं है, तो लिविंग विल मेरे ख्याल के मुताबिक ये दूसरी विल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए या ऐसी चीज हो जाए जिससे आप अपने बारे में वो फैसले ना कर सकें जो आपके जहन में तो आ रहे हैं लेकिन आप एक्सप्रेस ना कर सकते हो। तो उसके लिए आपका बहुत ही एहसान होगा अपनी जो रेस्ट ऑफ द फैमिली होगी उनके लिए। एंड दिस इज टू मी बिगेस्ट वैल्यू इन इट, इन टर्म्स ऑफ लिविंग वेल। और आपने अच्छा कि आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया पावर ऑफ अटॉर्नी और लिविंग वेल में, क्योंकि अक्सर लोगों का यही ख्याल है कि पावर ऑफ अटॉर्नी और लिविंग विल दोनों है। पावर ऑफ अटॉर्नी इज गिविंग यू द राइट टू डूइंग समथिंग वेरी स्पेसिफिक, और लिविंग विल तो आपके मतलब जो उन्होंने आपकी ख्वाहिशात आपकी ख्वाहिशात के बाद। अच्छा, अब हम जो तारकीन वतन की बात कर रहे हैं वो उन लोगों की बात करें जो हम पाकिस्तान से बहुत दूर आके रह रहे हैं। इट मींस वी आर लिविंग इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो अब ये विल जो हम कनाडा में बनाएंगे वो पाकिस्तान में भी वैलिड होगी या इसके लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा? ये आपने रोजाना में बड़ा अच्छा सवाल किया, और मुझे कम्युनिटी से भी बहुत ज्यादा, खास तौर पे मैं यहाँ नाम लूंगा, परवेज भाई जो हमारे बड़े ही वाइब्रेंट हैं जी जी। कम्युनिटी में, उन्होंने भी मुझसे ये सवाल किया, और ऑनेस्टली मुझे रिसर्च करना पड़ी इस मामले में थोड़ी सी। ठीक। अब क्योंकि हमारे तारकीन वतन जितने भी हैं, पर्टिकुलरली जो हम साउथ एशियन हैं, हमारी प्रॉपर्टीज बैक होम भी होती है, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन उन प्रॉपर्टीज के हवाले से भी हो विल के अंदर। अब उसमें जो 1973 का इसमें कन्वेंशन मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, और ओंटारियो जो सक्सेशन लॉ रिफॉर्म एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, डील करता है विल के साथ, उसमें सेक्शन आई थिंक 42 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है जो 1973 का एक कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सिग्नेटरी बहुत थोड़े हैं, उसके 13 टोटल, मैंने मेरी रिसर्च कहती है कि 13 टोटल अभी तक सिग्नेटरी है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट द सिग्नेटरी ऑफ दैट। अच्छा। ये प्रॉब्लम। अच्छा। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, तारकीन वतन के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी एफिलिएशन या प्रॉपर्टीज जो हैं वो यूएस में भी है,
और सही। लकीली यूएस उसका सिग्नेटरी है। तो हम्म, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप उस सेक्शन के तहत और इंटरनेशनल विल क्रिएट करते हैं और आपकी प्रॉपर्टीज यूएस में है, या यूएस का कोई बंदा उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है कनाडा में, तो वो इक्वली वैलिड है। अब आते हैं जी हम क्वेश्चन जो हमारे पाकिस्तानी हैं। अगर वो विल, ओंटारियो लॉ जो विल, जो फॉर्मेलिटीज जैसे मैंने आपको शुरू में बताई कि साइंड होनी चाहिए, विटनेस के सामने डेटेड, और हर चीज जो है, जो फॉर्मेलिटीज अगर पूरी हो रही हैं तो वो विल ओंटारियो में रिकॉग्नाइज है। जी जहां तक इन्फोर्सिबिलिटी के इशू है, वो फिर आ जाती है चीज कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक विल क्रिएट की और आप चाहते हैं कि वो विल कल को पाकिस्तान में भी रिकॉग्नाइज्ड हो। जी रिकग्निशन उसकी होगी क्योंकि एक वैलिड लॉ के तहत वो बनी है, जी लेकिन उसकी इन्फोर्सिबिलिटी के जरूर इशू हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे कुछ लॉस के साथ भी है पाकिस्तान में, और वहां पे जाके कॉम्प्लिकेशंस जरूर उसमें पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए जैसे कि पाकिस्तान अभी सिग्नेटरी नहीं है, तो इसमें शायद बेहतर होगा कि अगर वहां पे एक बिल जो है वो क्रिएट कर ली जाए उन प्रॉपर्टीज के हवाले से, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है, मेरी रिसर्च कहती है कि अभी तक पाकिस्तान क्योंकि सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वैलिडिटी तो होगी बिल की, लेकिन उसकी जो एनफोर्समेंट है आपकी डेथ के बाद, उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। वेरी वेल सेड नासिर। आई थिंक ये बड़ा ही उभाम था और आई थिंक इट नाउ क्लियर, क्योंकि मैंने खुद लोगों से पूछा है, जाना है, समझा है। उन्होंने ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान एम्बेसी से एंडोर्स करवा के वो समझते हैं कि यहाँ पे वैलिड हो गए हैं, इसी तरह कनेडियन विल को वो कनेडियन एम्बेसी ऑफ इस्लामाबाद से एंडोर्स करवाना के समझते हैं कि वो पाकिस्तान में हो गए, एंड दिस इज नॉट द केस। और आपने जो सेक्शन का हवाला दिया उसके हवाले से अगर पाकिस्तान उन ममालिक में नहीं है, इट मीन्स इट कुड बी चैलेंज, तो आपका हो जाएगा। तो डेफिनेटली। आसान सबसे तरीका आपने बता दिया है कि यही विल को आप लेके जाते हैं और पाकिस्तान में किसी लॉ ऑफिस के साथ कनेक्ट करके वहां पे दोबारा एक पाकिस्तान के लिए वो विल बना लेते हैं, तो देन यू आर सिक्योर्ड इन बोथ कंट्रीज। दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो, नासिर। और जी बिल्कुल, और इसमें थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप देखें, जैसे मैंने बताया कि हमारे लोगों की प्रॉपर्टीज यूएस में भी होती हैं, तो उस लिहाज से हम सिक्योर हैं, क्योंकि यूएस इज ए सिग्नेटरी टू दैट कन्वेंशन। अच्छा ठीक है। जी हाँ। ठीक है। तो यूएस की सिक्योर है बिटवीन, अगर आपकी कनाडा और कनाडा और यूएस में है तो आप यू आर कनेक्टेड। कनेक्ट, बिल्कुल। ठीक है वो ठीक क्योंकि है। आप कन्वेंशन की सिग्नेटरी हैं, तो इसलिए दोनों लॉ, दोनों साइड्स जो हैं वो रिकग्नाइज करती हैं विल को ऑफ ईदर कंट्री। सही। अच्छा, अब मैं आपके बहुत सा सवाल, मुझे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि यू आर एग्जूटिंग अथॉरिटी इन इन दैट पर्टिकुलर वन। और अब आपसे मैं ये सवाल जो करने जा रहा हूँ, ये वो सवाल है जो एज अ मुस्लिम होने के नाते बहुत सारे लोग हलाल हराम के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो इस रेस्टोरेंट का खाना और उस जगह का खाना वो उस चक्कर में है, तो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि व्हाट इज इस्लामिक विल, व्हाट इज हलाल विल, क्योंकि ये भी मैं सुनते हैं कोई हलाल विल भी होती है। जी मुझे तो नहीं पता था, शायद आपको पता हो किस छुरी से उसको ज़बाह करते हैं तो वो हलाल हो जाती है। नहीं बिल्कुल, देखिए कैनेडियन लॉ बहुत खूबसूरत है इस लिहाज से कि ये इसमें मतलब ओपन माइंडेड आई वुड से, कि हर एक को जो है अकोमोडेट करता है। तो ठीक जहां तक इस्लामिक बिल की, पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि इस्लामिक बिल में और जो एक रेगुलर बिल है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक इस्लामिक विल में जो शेयर्स रखे हैं एज पर कुरानिक इंजेक्शन और हॉली प्रॉफिट की जो है इंस्ट्रक्शंस हैं आप सरकार की, उसके मुताबिक हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी करनी है। ठीक। और वो आप अपनी विल में लिखेंगे। अब उसमें जाहिर है हर एक का शेयर है, मैं उस तफसील में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बड़ी ही समझने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि ठीक मुझे उसमें कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके लिए ये है कि बीवी का 1/8 है, बेटे का कुछ और हिस्सा है, और बेटी के लिए कुछ और है। जी तो जी। वो एक आपको एक डिफरेंट थ्रेशोल्ड में ले जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वही आप फॉलो करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इस्लामिक, और इसमें मैंने एक, जब मैं शुरू में यहाँ पे लंदन में आया तो आप अगर जाएं, और मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया, तो मैंने इस पे ब्लॉग भी लिखा इस्लामिक विल पे, क्योंकि इसमें अच्छा। बहुत ज्यादा कम इंफॉर्मेशन लोगों को थी, तो
मैंने सोचा कि लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए और एजुकेशन के लिए लिखा जाए। तो इस्लामिक विल कहने का मकसद है कि यहाँ के लॉ रिकग्नाइज उसको करते हैं एज लॉन्ग एज दे आर इन कंफर्मिटी विद द एग्जिस्टिंग लॉ इन ओंटारियो। तो उसमें आप बेसिकली जब हम विल ड्राफ्ट करते हैं और उसको एक इस्लामी जामा पहनाने चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टीज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम उसके हिसाब से करेंगे जो इस्लाम में दी गई है। और यहाँ का जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ के लॉ के मुताबिक कोई ऐसी कदगन नहीं है कि आप उसको उसके मुताबिक नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक हलाल कॉन्सेप्ट ले आती है कि आप उसको, वो छुरी तो कोई ज़िबा करने के लिए नहीं है, लेकिन वो आप जो चीजें जो आपको इस्लाम ने बताई हैं वो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं एक रेगुलर विल में, तो वो आपकी एक इस्लामिक विल की शेप ले लेती है। लीजिए नाजरीन, हलाल विल का मामला भी सामने आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते थे कि हलाल विल को क्या एक कोई डिफरेंट चीज है। ऐसी कोई डिफरेंट चीज नहीं है। वही विल जिसमें आप फॉलो करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर वेल्थ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, दैट इज इस्लामिक, और उस पे कैनेडियन लॉ को कोई एतराज नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं as long as you follow their guidelines as well. तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा इसी बात पे है कि वो एक ख़ास मिक़दार से हिस्सों में आपकी तकसीम है, तो उस हवाले से ये इस्लामिक विल है। और नासिर भाई आपने बड़ा ज़बरदस्त बात की। अच्छा, अब बहुत सारे हमारे लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि फ्री में ही काम हो जाए, मैं खुद ही कर लूँ, इसमें मुझे लॉयर की क्या जरूरत है। जैसे हम थोड़ा सा घर में काम होता है ना, प्लम्बर का, वो भी खुद कर लेते हैं, तरखान का काम होता है वो भी कर लेते हैं, कार वॉश खुद ही कर लेते हैं, थोड़ा पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। और सही भी है, मेरे ख्याल में कुछ सही भी है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें आपको एक्सपर्ट राय चाहिए होती है, स्पेशली एक्सपर्ट राय। मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे किसी मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और हमने उसको स्टोव लगाने का बोला। तो जब वो स्टोव लगाने लगे तो मैंने उनसे पूछा, आर यू लाइसेंस? तो वो एक अरबी साहब थे, तो कहते हैं लाइसेंस की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा क्यों, लाइसेंस के बगैर तो नहीं हो सकता, क्योंकि आई हायर्ड यू, आई वांट टू मेक श्योर। तो वो कहता है लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा सॉरी, मैं आपसे काम नहीं करवा सकता। कहता है क्यों, ये 2 ऐसे तारें लगानी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके ये 2 घंटे या $100 के लिए मैं अपने 5 लाख 10 लाख जितने का भी घर है, मैं उसको एट रिस्क नहीं कर सकता। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल। अच्छा, इस पे आते हैं कि क्या हम अपनी विल खुद से बना सकते हैं अगर हम पैसे बचाना चाहें? रिजवान भाई, बिल्कुल उसमें लॉ में जहां तक मैं कहूँ कोई कदर नहीं है। लॉ के अंदर आपको, और यहाँ के कैनेडियन लॉ बड़े खूबसूरत हैं, ये इतने सिंपल किए हुए हैं कि एक ले मैन जो है वो इसको समझ सके। लेकिन लॉ इज अ टेक्निकल एरिया, लाइक इट्स अ स्पेशल एरिया, तो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट भी अपनी है। तो मैं यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी लोगों से। मैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे आगे बनवाएं, लेकिन ये क्योंकि लीगल, आपने जैसे बड़ी खूबसूरत बात की कि जैसे आपके घर में काम था तो आपने बुलाया, तो उसको आपने वेरीफाई किया कि उसके पास सर्टिफिकेट भी है कि नहीं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और ये बड़ी थोड़ी सी कॉस्ट है इसकी, कोई इतनी बड़ी, आप अगर इसको कंपेयर करें दूसरे जो एरियाज ऑफ लॉ हैं उसकी कॉस्ट से, तो ये बहुत कम है। और इसके आप ये देखें कि आपका क्या क्या एट स्टेक है। अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो आपका प्रॉपर्टीज हैं, आपके बच्चों की फ्यूचर है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये बेहतर है कि इसमें आप बजाय के पैसे बचाने के, और वो कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, आप बेहतर है कि एक किसी लीगल एक्सपर्ट से जो इस फील्ड का माहिर है उससे वो विल ड्राफ्ट करवाएं। और ताकि कल को, और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कॉपी गुम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, या आपने जो ट्रस्टी उसमें अपॉइंट किया है, तो आपकी जो वो आप रिट्रीव की जा सकती है आपके लॉयर से वो कॉपी। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक लीगल एक्सपर्ट की इसमें फैसिलिटी करें अवेल इंस्टेड ऑफ डूइंग। बाकी लॉ में इसमें कोई कदर नहीं है कि आप खुद भी इसको बिल्कुल कर सकते हैं। जबरदस्त। और नासिर भाई, आप की जो फर्म है इसको $250 में आपने मुझे बताया था, दे मेक दैट वन? अभी इन्होंने, जी इसमें अभी इन्होंने पैकेज किया है, और वो फैमिली विल है।
हमारी लॉ अच्छा। फर्म फैमिली विल से मुराद ये है कि वो मियाँ बीवी दोनों की विल होगी, यानी वो सेपरेट आल्दो होगी, और वो उसको हम मिरर विल बोलते हैं, क्योंकि जी। वो बेसिकली कॉपी होती है दोनों की स्पाउसेस की। और उसके इन एडिशन इसमें जो पावर ऑफ अटर्नीज हैं, दोनों पावर ऑफ अटर्नीज विद रिगार्ड टू योर पर्सनल केयर हम्म। और विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टीज, वो भी इसमें पैकेज में शामिल है। सही। सो नाजरीन, $250, ये वो इतने पैसे आप शायद टोरंटो मिसिसागा जाके एक खाने पे खर्च कर सकते हैं, और एक अच्छा खाना आप जहाँ पे करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप टोरंटो और मिसिसागा आप जाके देसी खाने खाएं। आप यहाँ पे लंदन में काफी रेस्टोरेंट्स हो गए हमारे अपने पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर के, एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट तंदूरी ए करी ग्रिल्स, और अभी एक और भी खुले हैं, कबाब हाउस है उनके। तो आप यहाँ पे भी खाने खा सकते हैं और वो इतने महंगे नहीं है। यू शुड गो एंड ट्राई इट आउट एंड सपोर्ट द लोकल कम्युनिटी। हम उन पे भी एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन विल के बारे में तो अच्छा, ये अब हमने खुद प्रिपेयर कर ली। जो सबसे जो टफ क्वेश्चन है या द वेकअप कॉल है हमारे लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, वो ये है कि खुदा खास्ता अगर somebody die without a will, what happens? क्या होता है? उसमें मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और जो लॉज लोकल लॉज हैं उनके मुताबिक भी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपने विल जैसे कि इस्लामिक विल नहीं की, तो वो जो है सक्सेशन लॉ रिफॉर्म्स एक्ट के तहत उसको डील किया जाए, और मैं उसकी तफसील में आऊंगा। इसी तरह एक आपने, अगर जरूरी नहीं है कि आप इस्लामिक विल ही करें, अगर आप चाहते हैं अपनी जैसे भी आपकी विश है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं एसेट्स की, तो आप एक रेगुलर विल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने विल की ही नहीं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और जो आपके कह लें कि जो लोग रह जाएंगे आपकी फैमिली में, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती है। एक बहुत ही, मैं इसको कहूँगा, एक सस्ता डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसकी जो क्या उसे कहेंगे आप, जो इसकी बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, अगर आप इसको अपनी लाइफ में ही कर लेते हैं। अगर नहीं होगा तो उसको बोलते हैं आप जो है वो इंटेस्टेट, कि आप अपने बगैर विल बनाए फौत हो गए हैं, और उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। जाहिर है उसमें अगर फैमिली आपका साइज बड़ा है तो उसमें लिटिगेशन भी हो सकती हैं, और फिर वो प्रॉब्लम्स चलते जाएंगे। ठीक। अब उसमें मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर दूं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कैसे आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर तो आपकी वाइफ है और आपके बच्चे नहीं है, तो फिर तो वो स्ट्रेट अवे सारे एसेट्स आपकी वाइफ को चले जाएंगे। ठीक है। आपके उसमें तो फिर कोई इतनी खास कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, तो उनका फिर पहले जो वाइफ है, यहाँ के लॉ के मुताबिक उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उसका प्रेफरेंशियल शेयर उसको बोलते हैं, वो है $200,000। वो पहले होगा, जो बाकी रिमाइंडर बच जाएगा उसमें से फिर वो इक्वली डिवाइड होगा बिटवीन द किड्स एंड द वाइफ। और ठीक। इसी तरह और है, ये बहुत एक लंबी लिस्ट है, हम्म। अभी मेरा ख्याल है हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए। लेकिन मैं कहने का इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में ही अपनी विशेस के मुताबिक जो है अपनी विल में अपनी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन करके जाएं। जबरदस्त। अच्छा, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की कि कोई भी विल, और मैं जो सुनने वाले हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, अगर आप फीस पे नहीं कर सकते या किसी भी लॉयर की फीस नहीं पे कर सकते, एटलीस्ट आप खुद से एक विल जरूर बना कर रखें, और उसको कंटेस्टेड किया जा सकता है, अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा माल और असबाब है या बहुत ज्यादा आपकी वो कनेक्टिविटी है उस सूरत में। लेकिन अगर आप बिल्कुल आप सेल्फ कंटेन है और आपके कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं हो सकता। लेकिन बाहर सूरत एक विल आपको जरूरी चाहिए होगी। अच्छा, इसमें जो हम आपने बात की स्पाउसेस और डिपेंडेंट्स की, तो इसमें क्या राइट्स हैं उनके, स्पेशली इन विल्स जब आप क्रिएट करते हैं उनके अकॉर्डिंग टू द कनेडियन लॉ,
what are the rights for your wife or your husband, vice versa, and the dependents? इसमें रिजवान भाई स्पाउस जो है, जो कि वाइफ भी हो सकती है या जी हस्बैंड, तो उसके अंदर जो स्पाउस है उसके राइट्स जो हैं वो दूसरा लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि है फैमिली लॉ एक्ट। बिल्कुल फैमिली लॉ एक्ट के तहत जो वाइफ है उसको चॉइस है, हम्म हम कह लें कि जो सर्वाइविंग स्पाउस है, हम्म ही और शी हैज ए चॉइस टू हम्म मेक। एक चॉइस ये है कि इक्वलाइजेशन, जो कि उसका राइट है। हम्म इक्वलाइजेशन कब होती है? जब सेपरेशन हो पार्टीज के दरमियान, या इधर वन ऑफ द स्पाउस डाइज, ठीक है, तो इस सूरत में वो इक्वलाइजेशन होती है। अब इक्वलाइजेशन का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि मैं फैमिली लॉयर भी हूं, मेरे मेन फोकस भी इसी एरिया में है। इक्वलाइजेशन ये है कि लेट्स से दो मियां बीवी हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो टोटल है वो हस्बैंड की कह लें कि $1 लाख है, बनती है, ठीक और जो वाइफ है उसकी 50,000 है। ठीक मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये वाइस वर्सा भी जी हो सकता है। जी अब उसमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली नेट फैमिली प्रॉपर्टी, उसको हम इक्वलाइजेशन बोलते हैं। जो ठीक डिफरेंस इन नेट फैमिली प्रॉपर्टी ऑफ बोथ स्पाउसेस, दैट इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन। अब ठीक उसको हम हाफ करेंगे। लेट्स एज्यूम हस्बैंड की 100,000 है और वाइफ की 50,000 है। तो सही वो जब डिवाइड आपने किया तो वो नेट जो इफेक्ट आया वो 50,000 का बचता है। सही वो जो वाइफ है, शी इज एलिजिबल टू टेक 50,000। अब यहाँ पे उसके पास कानून ने उससे बहुत ज्यादा चॉइस दे दी है, या वो इक्वलाइजेशन चली जाए 50,000 ले ले, या जो कि विल के अंदर, अब विल में जाहिर है वही नहीं है बेनिफिशियरी, और भी बेनिफिशरीज हैं, उसके बच्चे हैं, हो सकता है उसने अपने बहन भाइयों के नाम कुछ किया हो सकता है उसने अपने पेरेंट्स के नाम पे विल में कुछ हो। तो कहने का मकसद ये है कि स्पाउस के पास चॉइस आ जाती है कि या वो एज पर विल ले ले जो है, या इक्वलाइजेशन पे चली जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर वो इक्वलाइजेशन की तरफ जाए और हम्म एसेट्स की टोटल वैल्यू ही इतनी हो कि वो हम्म बाद में जो बाकी रिमेनिंग बेनिफिशियरी हैं उनके राइट्स अफेक्ट होने का खदशा है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो लॉ ने बेसिकली प्रेफरेंस दी है स्पाउस को, कैनेडियन लॉ ने। तो इसमें आप हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक लॉ है। अच्छा लाइक द स्पाउस हैज अ चॉइस टू मेक। सही सही अच्छा, इसमें अब क्योंकि यहाँ के हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम जाहिर है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है शादी का। अब यहाँ पे बगैर शादी, जिसे हम कॉमन लॉ स्पाउस बोलते हैं, जी वो उनका भी राइट्स आ जाते हैं। आल्दो विल के अंदर तो शायद उनका ना हो, क्योंकि वो स्पाउस नहीं होते। इन रियल टर्म स्पाउस तो होते हैं, लेकिन वो शादीशुदा मैरिड स्पाउस नहीं होते, तो इसलिए राइट वो प्रेफरेंशियल शेयर का। और मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह करता चलूं, इक्वलाइजेशन का कोई उनका राइट नहीं होता कॉमन लॉ ठीक स्पाउस। ठीक ठीक लेकिन वो अपने आप को डिपेंडेंट्स के तौर पे अगर वो क्लेम करते हैं कि जी हम्म मैं, चाहे उनका नाम विल में है या नहीं है, इट डजंट मैटर, अगर वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि जी मैं डिपेंडेंट हूं, और कोर्ट इस चीज को डिटर्मिन कर लेती है कि वो डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट है कि वो फाइनेंशियली आप पे रिलाय कर रहे थे आपकी लाइफ में, ठीक और वो कॉमन लॉ स्पाउस भी हो सकती है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो उसमें प्रॉब्लम फिर ये आ जाती है कि चाहे उनका विल में नाम नहीं है, और अगर वो कोर्ट ये डिटरमिन कर लेती है कि दे आर डिपेंडेंट्स, तो फिर उसमें कोर्ट ऑर्डर करेगी रीजनेबल अमाउंट के जो विल, जो दूसरे बेनिफिशरी हैं विल के, उनके उनकी जो बेनिफिट्स हैं उनमें से उनकी प्रॉपर्टी और एसेट्स में से कर्टेल करके उनको कुछ शेयर दिया जाए। तो ये सारी चीजें हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो आपके, या तो बेहतर है कि उन जो आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स हैं, आप समझते हैं कि वो फाइनेंशियली दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, या सो इट्स बेटर टू नेम देम इन द विल। नासिर ने आपने सुना होगा कि नासिर ने बड़ी अच्छी तरह डिटेल में बताया, और मुझे उनसे ये बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि इट रियली नीडेड एन एक्सपर्ट ओपिनियन। आपकी हर एक बंदे की एक डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, आपकी अपनी फैमिली टाइज डिफरेंट हो सकती हैं, आपके फैमिली वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, और अपने फैमिली वैल्यूज के हिसाब से विल का
उसको अलाइन करना बहुत जरूरी है। और इन सब बारीकियों का जो देख सकता है वो एक कानूनदान ही देख सकता है। वो मैं और आप शायद यूट्यूब से या गूगल से पढ़ तो सकते हैं, लेकिन शायद आप बारीकी से उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत जरूरी है एक माहिर का। तो अच्छा, इसमें एक जो सवाल मुझे कम्युनिटी से भी आया और शायद आपको भी आता होगा कि हम जब बैंक अकाउंट खोलते हैं, हम डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आप हमें बता दें कि कौन नेक्स्ट टू किन होगा या कौन आपका वो होगा। तो अगर उसमें लिखते हैं तो वो विल तो ना हुई, या उनको वो ट्रांसफर हो सकता है? क्योंकि बैंक अकाउंट, क्योंकि मैं बैंकिंग की दुनिया में हूं, तो अगर बैंक अकाउंट में मियाँ बीवी दोनों का जॉइंट अकाउंट है तो दूसरी ऑपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डेथ वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और उसी सूरत ओपन होता है जब आपकी जो आपका एग्जीक्यूटर ऑफ द विल वो उनको बताता है कि भी वाइफ विल बी द ऑपरेटिंग। तो इस बारे में थोड़ा सा उभाम है कि जब हम ये फॉर्म पे लिख देते हैं कि जी ये नेक्स्ट टू केन या ये बंदा होगा मेरा सर्वाइवर, तो ये विल को रिप्लेस तो करता है या नहीं करता? जी, ये बिल्कुल नहीं रिप्लेस करता। अगर आपकी विल एग्जिस्ट कर रही है तो जो आपका एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर कोर्ट अपॉइंट करती है या आपका ट्रस्टी है, तो उस सूरत में वही जो है वो आपके अकाउंट के साथ डील कर सकता है। नेक्स्ट ऑफ किन का जो मैं समझता हूँ, आप बैंकर हैं, आप बेहतर बता सकेंगे, जो मैं पर्पस समझता हूँ वो यही है कि अगर आप कोई ऐसा कांटेक्ट करना चाहते हैं अगर आपकी गैर मौजूदगी में, तो वो नेक्स्ट बंदा जो है वो कांटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट ऑफ किन में आ जाता है। लेकिन लॉ यही है कि एज पर विल, अगर विल एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं है तो फिर जाहिर है वो आप उसको इंटेस्टेट होगा और फिर जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, उसके बाद ही सारे मामला चलते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे विल में जो मैंने पढ़ी हैं, कुछ ऐसी सैंपल्स के पढ़ी हैं, तो उसमें एक जनरलिटी होती है कि मेरे सारे एसेट, मेरे सारे अकाउंट इस बंदे को दे दिए जाएं या उस बंदे को ये ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर दिया जाए। अच्छा, इसमें सारे में वो एक जनरलिटी आ जाती है और फिर होता है कुछ स्पेसिफिक कि भाई ये मेरा मकान इसको दिया जाए, वो वाली जमीन इसको दी जाए। तो इसमें कनेक्टिंग थॉट ये आता है कि जो मैंने जमीन या मकान या कोई भी जायदाद एक विल में मेंशन की है, क्या मैं अपने जीते जी उस मकान जमीन को बेच सकता हूं? और अगर बेचूं तो क्या मुझे विल चेंज करनी पड़ेगी? जहां तक सेल करने का है कि कोई आपने एसेट किया इंक्लूड बिल के अंदर और आपने उसको सेल करना चाहते हैं, बिल्कुल उसमें कोई कदर नहीं है, आप उसको बेच सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये आपकी चॉइस है। देखिए, आप उसके विल के जो है वो टेस्टेटर हैं, आपने वो विल बनाई, आपकी मर्जी, आप किसी टाइम उसको रिवोक कर दें, ठीक है, सही। आप इसी से समझें। तो इसलिए आप कोई भी प्रॉपर्टी अपनी सेल कर सकते हैं और उसके अंदर कोई जरूरत भी नहीं है कि आप उसको चेंज करने के लिए जाएं, वो बिल्कुल आपकी चॉइस है। आप अपनी लाइफ के अंदर इवन आप कई दफा होता है, अब इसको मैं थोड़ा सा और आपके क्वेश्चन को एक्सटेंड करूंगा, कई दफा होता है कि आप प्रॉपर्टी कुछ खरीदते हैं अपने विल को ड्राफ्ट करने के बाद, जी, कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होती, तो उसके लिए हम एक क्लॉज है स्पेसिफिक, उसको बोलते हैं रेजिड्यूल क्लॉज, कि जो प्रॉपर्टी विल के अंदर इंक्लूड नहीं की गई थी उसके साथ कैसे डील किया जाएगा। फिर वो रेजिड्यू जो क्लॉज है उसके तहत वो जितने भी बेनिफिशियरी हैं उसके अंदर उनको उस प्रॉपर्टी को, जो नई प्रॉपर्टी आफ्टर द ड्राफ्टिंग ऑफ विल परचेज की गई थी, उसको इंक्लूड किया जा सकता है। वेरी गुड। और ये मैं अक्सर ये सवाल आता है, ये अक्सर ये हमारे ज़हन में परसेप्शन है कि एक दफ़ा विल बन गई तो वो नहीं उसको चेंज कर सकते। ये कोई फिल्म नहीं है, ये दोबारा विल बन सकती है, ये कैंसिल हो सकती है, रिवोक हो सकती है, चेंज हो सकती है, अमेंड हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने ये विल लिखी है, आपके कहने पे, आपकी वो कहते हैं ना मंशा या आपकी तमन्ना, आपकी आरजू के मुताबिक लिखी गई है, तो इट कैन चेंज। तो इसमें जितनी भी क्लॉज हैं वो चेंज हो सकती हैं एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग एंड एबल टू डू सो। तो इस सूरत में इसका कोई उभाम नहीं होना चाहिए। नासिर भाई, आपने जबरदस्त हमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सवालात हैं। मैं लेकिन अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ों पे शुरू से लेकर आखिर तक
एक एक पॉइंट पे हमने यानी बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको मशवरा दिया, और मैं दोबारा से आपको यही मशवरा दूंगा कि यू शुड हैव अ विल। अगर आप लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पर्सनल विल बना लें। और अगर आपके पास इतने एसेट हैं जिनके बारे में आप वरिड हैं, और आप इतने डिपेंडेंट हैं जिनके पास आप वरिड हैं, यू स्पेंड मनी और गेट अ प्रॉपर विल। और उस विल में वो उस तरह से बता सकते हैं जैसे आप अपनी जो भी बारीकियां हैं, जो भी आपकी फैमिली स्टेटस है, जो भी आपकी फैमिली टर्म्स हैं, उनके मुताबिक विल बना सकते हैं। और वो विल एक प्रोफेशनल लॉयर बना सकता है, और इसकी कॉस्ट बहुत कम है। आप कहीं से भी बता सकते हैं। हमारे कम्युनिटी में नासिर भाई हैं और ये काफी इसमें अबूर रखते हैं, आपने सुना ही होगा। नासिर भाई, अब चलते चलते एक लास्ट मैसेज बताइए विल के बारे में हमारी कम्युनिटी को। एक चीज मैं बिफोर एंडिंग द जी जी। डिस्कशन, एक चीज मैं थोड़ा सा और कर दूं। जैसे हम जाहिर है जिस जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। और ये मैं एक चीज, अगर एक हमारी कम्युनिटी कोई खुद बनाता है या किसी और लॉयर के पास जाता है, तो काइंडली एक चीज को जरूर कीजिए, हमारी एक होती है डिजास्टर क्लॉज। ओके। अच्छा, अब जैसे आप यूएस गए हैं, आप ट्रैवल पे गए हैं और पूरी फैमिली गई है, खुदा ना करे, खुदा, और या पाकिस्तान गए हैं, बैयर गए हैं, और खुदा ना करे, मतलब ये तो जिंदगी का हर एक का हिस्सा है, और ऐसे वाकयात हुए हैं कि अगर उस हादसे के अंदर पूरी फैमिली, जिसमें वो बेनिफिशरीज भी शामिल है, जिनको वो आपकी बिल के तहत एसेट्स मिलने थे, वो सारी फैमिली ही जो है वो एक्सपायर हो जाती है उस डिजास्टर में। तो वो एक डिजास्टर क्लॉज जरूर रखें, जिसके तहत कि इन केस ऑफ डिजास्टर ऑफ द होल फैमिली और द बेनिफिशरीज, हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दोस एसेट्स। तो ये एक चीज जो है इसको करें। बाकी लास्ट मैसेज मैं यही अपनी कम्युनिटी को दूंगा कि ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और जैसे आपने कहा कि हम लोग खानों में और इतना और मैं अगेन स्ट्रेस नहीं करूंगा कि आप लॉयर के पास ही जाएं या मेरे पास आएं, मैं लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बिल जरूर बनाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे आपकी प्रॉपर्टीज है या नहीं है। लेकिन देखें, आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको ये एक 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 सेकंड के लिए ये सिर्फ सोचें कि अगर हम आप दोनों मियाँ बीवी नहीं सरवाइव करते, खुदा ना खास्ता, तो हु विल बी टेकिंग आपके अपने बच्चों को। सिर्फ एक सेकंड के लिए सोच के देखें कि आप उनकी जिंदगी में नहीं है तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो इसलिए ये विल बहुत जरूरी है कि उनका गार्डियन अपॉइंट होना चाहिए, जो आप समझते हैं आपका बहन भाई है, में से कोई है, आपके रिलेटिव में से है, जो उनकी उसी तरह टेक केयर कर सकता है या उसी तरह डिसीजन ले सकता है फैमिली के, उनकी लिविंग के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में। तो आप जरूर किसी को इन चीजों को जरूर सोचें और हैव अ वेल इन प्लेस। वंडरफुल वंडरफुल। नासिर भाई, अब अभी थोड़ा सा आप अपनी यहाँ पे जो आपकी मिलर्स लॉ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो और किन चीजों में कनेक्टेड है, और आप मिलर्स लॉ में कैसे आए, ये थोड़ा सा हमें ब्रीफली बता दें। ये भी एक बड़ी मैं कहता हूँ, जिंदगी में इंसान सोचता है कि मुझसे या इंसान की जिंदगी में अल्लाह का हुक्म, मैं तो इस पे बड़ा ईमान रखता हूँ कि इंसान जो है वो उसी तरह चलता है जिस तरह खुदा का हुक्म होता है। तो मैं ऑनेस्टली, मैं क्योंकि उस वक्त क्राउन ऑफिस में था, मेरे थ्रू आउट जब से मैं कनाडा आया हूँ, तो मैंने मोर देन 2.5 years आई स्पेंड इन मिनिस्ट्री ऑफ अटॉर्नी जनरल, initially as a registrar, and after calling to the bar, I was appointed as a crown attorney per diem। सही सही। तो उन दिनों में मैं जब यहाँ पे मेरे इंटरव्यू का था, तो उन दिनों में मैं ओशवा में कोर्ट में एज अ पर डीएम क्राउन काम कर रहा था। तो हमने एक बेसिकली हमने कहा, मैं उस उन दिनों में टोरंटो में रह रहा था, तो मैंने कहा डेली कम्यूट करना पड़ता है, तो क्यों ना वहाँ पे अपना रहायश का जो है वो मूव कर लिया जाए फैमिली को। तो मैंने वहाँ पे एक कॉन्डो भी रेंट आउट कर लिया सारा कुछ, और हम एग्जैक्ट मुझे डेट याद है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, लेकिन जी मैं जी। थोड़ा सा एक बड़ा ही शायद किसी के लिए एक अच्छी हो इंसेंटिव हो। मैं 25 को हमने मेरा ख्याल मूव करना था, वो हमने कीज भी उनकी वीकेंड पे जाके लेनी थी। ये मैंने संडे को इस जॉब के लिए यहाँ पे आया मिलर्स लॉ में, संडे को अप्लाई किया। और फिलिप मिलर जो प्रिंसिपल हैं, ही इज बेसिकली एक्स आर्मी ऑफिसर,
तो इनकी अच्छा। मुझे सुबह कॉल आ गई मंडे को, संडे को मैंने अपनी सीवी भेजी, मंडे को कॉल आ गई, नेक्स्ट डे ही आस्क्ड मी टू कम इन लंदन फॉर इंटरव्यू, और एट द स्पॉट आई वाज सिलेक्टेड। तो अब अच्छा। मेरे लिए डिसीजन करना बड़ा मुश्किल, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इंसान का जो दाना पानी जहां लिखा होता है ना, कि हम अपने हिसाब से ये कैलकुलेट कर बैठे थे कि हम 25 को ओशवा मूव हो रहे हैं, सही। तो लेकिन अल्लाह ने मेरा दाना पानी, मैंने सोचा भी नहीं था कभी जिंदगी में कि मैं लंदन, हाँ विंडसर में मेरे कुछ फैमिली मेंबर हैं, दोस्त हैं, विंडसर का बिल्कुल मैंने सोचा था, लंदन का तो मैंने कभी वहमो गुमान में नहीं था कि मैं आऊंगा, लेकिन आप देखें कि वो सारी चीजें फिर मैंने वो सारा वाइंड अप किया और दिसंबर में यहाँ मूव हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जिंदगी की कुछ ऐसी आपके तजर्बे होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि अल्लाह ताला की जात है। नासिर, मिलर्स लॉ जो है बेसिक, मैं आपकी बात काट रहा हूँ नासिर। मैं अपॉर्चुनिटी, द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी पे बहुत मेरे इस पे रिसर्च है, मैं इस पे बड़ा सोचता हूँ, बड़ा इस पे काम किया हुआ है, किताबें पढ़ी हुई हैं, और लोग मैंने देखा वही कामयाब होते हैं, या लोग वही दे टेक लीप ऑफ फेथ ऑन द अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने कहा ना कि मुझे मालूम नहीं था मिलर लॉ है क्या, मैं जा कहीं रहा था, ये अपॉर्चुनिटी आई, मैंने जंप की, और मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी आपको भी अल्लाह ताला ने दी, वो मौका जो है ना अल्लाह ताला ने दिया होता है। हम अक्सर औकात उन मौकों पे यकीन नहीं रखते, उन मौकों से फायदा नहीं उठाते, या हम डरते हैं और या अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। तो अगर हम जैसे ही उससे निकलते हैं तो कामयाबी हमें चूम लेती है। जी आप बताइए। जी एग्जैक्टली, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, और इसमें मुझे फैमिली की तरफ से बड़ी सपोर्ट रही कि उन्होंने कहा बिल्कुल, इफ यू आर मेकिंग डिसीजन टू मूव टू लंदन, वी आर विद यू, Okay. अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है कि फैमिली को कन्विंस करना कि आप एक तरफ जा रहे हैं फिर उनको नहीं, यू टर्न देंगे तो आप दूसरी तरफ चले जाएं। तो ये अल्लाह के फैसले हैं और इंसान को खुले दिल, और आई एम हैप्पी टू वेरी बी इन गुड। माय कम्युनिटी, और लंदन मुझे बड़ा अच्छा ऑनेस्टली खुद लगा है। जहां तक मिलर्स लॉ है, बड़ा अच्छा इनके साथ मेरा टाइम गुजर रहा है, बड़े अच्छे लोग हैं, और इनकी जो स्पेशलिटी है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म फॉर पर्सनल इंजरी एंड सिविल लिटिगेशन, और अच्छा। क्रिमिनल के जो केसेस हैं, क्रिमिनल के हवाले से यहाँ पे फिलिप मिलर खुद जो हैं और निक केक, ये क्रिमिनल के क्राउन अटर्नी भी रहे हैं और एक्सपर्ट हैं इन मामलों में, और फैमिली लॉ का मैं देख रहा हूँ। बाकी ये एक फुल सर्विस लॉ फर्म है, रियल स्टेट का भी अभी पिछले महीने इनिशिएट किया है, तो एक फुल सर्विस लॉ फर्म है। तो बाकी कम्युनिटी के लिए जो मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली आई विल डू दैट बियॉन्ड माय कैपेसिटी, आई वुड से। तो रियल स्टेट में आप ही देखते हैं या कोई ये और मैं है? नहीं, वो दूसरे एक लॉयर हैं, हिज नेम इज जो, और अच्छा। वो लास्ट मंथ ही आए हैं, और वही मेनली जो स्टेट लॉ का भी है और रियल स्टेट का और बिजनेस लॉ का वही ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन एक फुल, जैसे मैंने बताया, फुल सर्विस लॉ फर्म है, उसमें हम हर एरियाज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सही सही। तो नाज़रीन, ये थे नासिर इकबाल साहब, बैरिस्टर एंड सोलिसिटर फ्रॉम मिलर्स लॉ, जो कि हमें विल के बारे में, और ये था नाजरीन प्रोग्राम ऑन द विल्स, वसीयत के बारे में, और मेरे मेहमान थे आज नासिर इकबाल, बैरिस्टर एंड सोलिसिटर फ्रॉम मिलर्स लॉ फर्म। उन्होंने बड़ी मज़ेदार अपने बारे में गुफ्तगू की, उनका एक किस्सा फ्रॉम एज ए इमिग्रेशन स्टोरी फ्रॉम यू नो लंदन, टोरंटो टू लंदन, और लंदन में उनकी जॉब और उनका यहाँ पे ये एक बड़ी दिलचस्प दास्तान है। हम इसको दोबारा किसी वक्त कवर करेंगे, लेकिन बहुत ही ख़ास बातें, बहुत ही डीप गुफ्तगू विल के बारे में, और मेरा ख्याल है हमने बहुत सारे सवालों के जवाब उनसे एक्वायर किए हैं, और कुछ ऐसे सवालों के जवाब हैं जो शायद आपकी सिचुएशन के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से, जो उसमें मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप किसी भी लॉयर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको वो उसके बारे में भरपूर दे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करते जाएं। देखने लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद देखने का बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ आप खैर व आफ़ियत से, अमन और आदसी और हिफाजत में रहें, अल्लाह की हिफाजत में रहें, और आप सबका अल्लाह ही हामी और नासिर होगा। अपना, अपनी कम्युनिटी का, अपने घर वालों का बहुत ख़ास ख्याल रखें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।